एक बार की बात है, छोटे से गांव में एक मोहन नाम का लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रीना और दो बच्चे चिंटू और बबली थे। वह रोज जंगल में लकड़ियां लेने जाता था। मेरे बच्चे रोज सादा खाना खाते हैं। आज चाहता हूँ मैं वो कुछ अच्छा खाएं और खुश रहें। चलो कुल्हाड़ी, आज हम खूब मेहनत करेंगे और अगर अच्छी लकड़ी मिली तो आज घर मिठाई भी आएगी। हे भगवान, बस आज किस्मत साथ दे देना। बच्चों की मुस्कान से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। बस आज मेरी किस्मत मेरा साथ दे दे। वह हरे भरे पेड़ नहीं काटता था, वो सिर्फ सूखे हुए पेड़ ही काटता था। घंटों की मेहनत करने के बाद वो लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर तैयार करता। उसकी गठरी का वजन इतना होता है कि कोई उसको उठा भी नहीं पाता, पर मोहन उसको आसानी से उठा लेता था। गांव के बाजार तक पहुंचने में उसको मीलों का सफर तय करना पड़ता था। गांव के बाजार में दोपहर तक पहुंचता और अपनी लकड़ियां बेचने की कोशिश करता। अरे मोहन, कैसी हैं लकड़ियाँ? आज कुछ अच्छी लेकर आए हो क्या? हाँ सेठ जी, आज जंगल में बहुत मेहनत से काटी हैं। जैसी आपको ठीक लगे आप देख लीजिए। लकड़ियाँ तो ठीक हैं, लेकिन आजकल इनकी कीमत बहुत कम चल रही है। कोई बात नहीं सेठ जी, आप जो दाम देंगे वो मुझे मंजूर होगा। सेठ जी, बस इतना दे दीजिएगा कि आज मेरे बच्चों की 2 वक्त की रोटी थोड़ा अच्छे से बन जाए। तुम अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हो? जी हाँ सेठ जी, बच्चों की खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। और फिर सेठ मोहन को धन से भरी हुई पोटली दे देता है। लकड़ी बेचकर जो पैसे मिलते वो उनसे घर का सामान खरीदकर शाम तक घर वापस आ जाता है। आज आप बहुत देर से आए हो, क्या हुआ मोहन? हाँ रीना, आज मैं थोड़ा लेट हो गया। आज बाजार में भीड़ भी बहुत थी। आप थक गए हो, बैठो थोड़ा। रीना, बच्चे कैसे हैं? बबली तो बाहर खेल रही है, पर चिंटू की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ उसे? रात से उसे बुखार है, खाना भी ठीक से नहीं खा रहा है। यह सुनकर वो उदास हो जाता है और चिंटू का माथा छूकर देखता है। अरे, चिंटू तो बुखार से तप रहा है। अब क्या होगा? वैद्य जी की फीस और दवाइयों के पैसे कहाँ से आएंगे? चिंता मत करो मोहन, मैं पड़ोस से हल्दी और नीम के पत्ते ले आऊंगी। मैं उनका काढ़ा बनाकर चिंटू को पिला दूंगी, क्या पता उनसे कुछ आराम मिल जाए। हाँ रीना, शायद अभी यही सबसे अच्छा तरीका है। भगवान पर भरोसा रखो, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन मोहन को पता था कि चिंटू को घरेलू नुस्खों से आराम नहीं मिलने वाला है। चिंटू को दवाई लेने के लिए लेकर जाना ही पड़ेगा। अगली सुबह मोहन लकड़ियां काटने के लिए जा ही रहा होता है, तभी वहां सेठ का आदमी आ जाता है। अरे भाई मोहन, सेठ जी का कर्ज अभी तक चुकाया नहीं है तुमने? भाई, आज नहीं दे पाया। मेरा बेटा चिंटू बहुत बीमार है, उसकी तबीयत बहुत खराब है। सेठ जी ने कहा है आज शाम तक पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो तुम्हारा घर गिरवी रखा जाएगा। मेरी मजबूरी समझो। जैसे ही मेरा बेटा ठीक होगा मैं और ज्यादा लकड़ी बेचूंगा और तुम्हारे पैसे दे दूंगा। मैं बस संदेश देने आया हूँ, आज शाम तक का इंतजार है। मुझे थोड़ा समय और दे दो, बच्चे की वजह से ही तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। और फिर सेठ का आदमी चला जाता है। मोहन, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो यही एक घर, हमारी सारी संपत्ति है। रीना, आज चाहे जो हो जाए मैं बहुत मेहनत करूंगा। मैं जी जान लगाकर पूरी कोशिश करूंगा। मैं बच्चों के लिए कभी हार नहीं मानूंगा। अपना ध्यान रखना, तुम ही हमारी सारी उम्मीद हो। मैं जंगल में बहुत सारी लकड़ियां काटूंगा, शायद आज उससे अच्छे पैसे मिल जाएं। फिर मोहन वहां से चला जाता है। अगले दिन जब मोहन अपनी लकड़ियां लेकर बाजार गया तो उसने देखा कि वहां एक नया लकड़हारा आया हुआ है। वह मोहन से युवा और शक्तिशाली था। उसका नाम सुरेश था। सुरेश के पास मोहन से ज्यादा लकड़ियां थी और वह उनको बहुत कम दाम में बेच रहा था। अरे, ये कौन आ गया? इसके पास तो मुझसे भी बहुत ज्यादा लकड़ियां हैं। हाँ, अगर ये इतने सस्ते में बेचेगा तो मुझसे मेरी लकड़ियां कौन खरीदने वाला है? मैंने तो सारी रात मेहनत की, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? अरे भाई साहब, आपके पास तो बहुत कम लकड़ियां हैं, लगता है आपकी उम्र हो गई है। ईमानदारी से काम करने में उम्र का कोई लेना देना नहीं होता। ईमानदारी से घर नहीं चलता, बाजार में वही बिकता है जो सस्ता होता है। देखिए, मैं मेहनत से कमाता हूँ, मैं किसी को धोखा नहीं देता हूँ। आजकल लोग सस्ती चीज ही देखते हैं।
सुरेश की बातों से मोहन को बहुत दुख होता है। उस दिन उसकी लकड़ियाँ बहुत मुश्किल से बिकी थी और जो पैसे मिले वो चिंटू की दवाई के लिए भी पूरे नहीं थे। सेठ का कर्जा तो दूर की बात। मोहन निराश होकर घर लौटा। मोहन, क्या हुआ? लकड़ियाँ नहीं बिकी क्या? रीना, बिकी तो सही पर बहुत कम दाम मिले। ऐसा क्यों? बाजार में एक और नया लकड़हारा आया है। वह लकड़ियाँ बहुत ही सस्ती बेचता है, जिसकी वजह से मैं उसकी बराबरी नहीं कर पाता हूँ। उसके पास बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ थी, इसीलिए सब उसी से खरीद रहे थे। तो हमें कैसे पैसे मिलेंगे? मैंने आज पूरी मेहनत की, फिर भी आज बहुत कम पैसा मिला। चिंटू की दवाई और सेठ का कर्जा। हाँ रीना, सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। दिन प्रतिदिन चिंटू की तबीयत और खराब होती जा रही थी। मोहन को वैद्य जी से उधार दवाई लेनी पड़ी। देखो बेटा मोहन, चिंटू को ठीक से दवा दिलवानी पड़ेगी और उसे पौष्टिक खाना भी खिलाना होगा। अगर तुमने उसे सही से इलाज नहीं करवाया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। वैद्य जी, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, पर क्या करूँ जब लकड़ियाँ सही दाम पर बिकती ही नहीं। तुम बच्चों की देखभाल करने के लिए मेहनत कर रहे हो और अब तुम्हें और भी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। मैं पूरी जान लगा दूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मुझसे जो बन पाएगा वो करूंगा। मेरी पहली प्राथमिकता चिंटू को ठीक करना है। ये बोलकर मोहन वहाँ से चला जाता है। मोहन अब बहुत ही उदास रहता था, क्योंकि अब लकड़ियाँ बहुत मुश्किल से मिलती थी और उनको बेचना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। एक दिन मोहन जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंच गया था जिसमें वो आज तक नहीं गया था। चलते चलते मोहन बहुत थक गया था और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगा। अब मेरी लकड़ियाँ भी नहीं बिकती और चिंटू की दवाई के लिए भी पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूँ? ये सेठ भी मेरे घर पे कब्जा करने वाला है। ऐसा क्या हुआ? सभी मुश्किलें एक साथ आ गईं। तभी मोहन को एक आवाज सुनाई देती है। निराश मत हो, लकड़हारे, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मोहन ने इधर उधर देखा पर उसको कोई भी नहीं दिखाई दिया। तभी उसको अपने सामने एक साधु दिखाई देता है। मोहन, मैं तुम्हें बहुत दिन से देख रहा हूँ। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को देखकर मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मदद करनी चाहिए। इस जंगल में एक ऐसा पेड़ है जो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर सकता है। मैंने इस जंगल के हर एक कोने में देखा, पर ऐसा तो कोई पेड़ मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया। वह जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है, वहां जाना कठिन है, लेकिन अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं तो तुम्हें वह पेड़ जरूर मिल जाएगा। इतना बोलकर साधु वहाँ से गायब हो गया। अगर वो सच में मेरी मदद करेगा तो मैं हर कोशिश करूंगा उस पेड़ तक पहुंचने की। अगर ऐसा पेड़ सच में है तो मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। फिर मोहन वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। अगले दिन से मोहन ने अपना रास्ता बदल दिया। वो जंगल के उस हिस्से में गया जहाँ कोई भी लकड़हारा नहीं जाता था। रास्ते में मोहन को बहुत सी कठिनाइयाँ मिली, बड़े बड़े टीले, पत्थर। बहुत बार तो उसको लगा कि वह रास्ता भटक गया। फिर रात हो जाती है और वो एक पेड़ के नीचे सो जाता है। सुबह होते ही वह फिर से अपने रास्ते पर चलने लगता है। कुछ आगे चलकर उसको रास्ते में बहुत से जानवर मिलते हैं। मोहन को ऐसे ही चलते चलते 3 दिन और 3 रातें बीत गई। अब उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। लगता है साधु महाराज ने मेरे साथ मजाक किया है। लगता है ऐसा जंगल में कोई पेड़ है ही नहीं जो मेरी सभी परेशानियां दूर कर सके। सब कुछ व्यर्थ लग रहा है। अब तो मैं थक चुका हूँ। तभी मोहन को एक चमक दिखाई देती है। मोहन उस चमक के पास जाने लगता है। वह जैसे जैसे उस चमक के पास जाता है वह उतनी ही तेज होने लगती है और फिर वह गुफा के अंदर पहुंच जाता है। गुफा के अंदर वह देखता है कि वहां एक सुनहरा पेड़ है जो बिल्कुल सोने जैसा चमक रहा था। ये क्या? ये कैसे पेड़ है? अरे सोने के पेड़! क्या ये वही पेड़ है जिसके बारे में साधु महाराज ने मुझे बताया था? मोहन डरते डरते पेड़ को छूता है। वह बहुत ही ठंडा था। फिर मोहन उस पेड़ की टहनी को काटने लगता है। तभी उस टहनी से एक तेज रोशनी निकली और टहनी जमीन पर गिर गई। फिर उस जगह तुरंत ही एक नई टहनी आ जाती है।
मोहन ने उस टहनी को उठाया। वो सोने जैसी चमक रही थी। उसको लगा ये कोई साधारण टहनी नहीं है। वो खुशी खुशी टहनी को लेकर गांव की तरफ जाने लगता है। बाजार पहुंचकर मोहन उस टहनी को लेकर सुनार के पास गया। अरे ये तो सोने की लकड़ी है, तुम्हें यह कहाँ से मिली? मुझे जंगल में मिली। सुनार भाई, क्या आप इसे खरीदेंगे? हाँ मोहन, मैं इसे जरूर खरीदूंगा। सुनार मोहन को बहुत सारे पैसे देता है। फिर मोहन वहाँ से घर की ओर चल देता है। उसने चिंटू के लिए सबसे अच्छे वैद्य को बुलाया और उसको दवाई दिलवाई और फिर वैद्य चिंटू को दवाई देकर चला जाता है। रीना, चिंटू जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने उसे दवाई दिलवाई है। यह सब आपने कहाँ से किया? इतने पैसे कहाँ से आए? हाँ रीना, मुझे जंगल में एक चमत्कारी पेड़ मिला जिसकी लकड़ियाँ सोने की थी। उसी की एक लकड़ी बेचकर मुझे इतने सारे पैसे मिले। इसकी जानकारी मुझे साधु महाराज ने दी थी, तभी मैंने सोचा इसे ढूंढना होगा। अगले कुछ दिनों तक मोहन हर सुबह जंगल जाता और वो केवल पेड़ की एक छोटी सी टहनी काटता। जैसे ही वो उसको काटता, उसकी जगह एक नई टहनी आ जाती और फिर वो टहनी को लेकर चल देता है। मोहन पैसे जोड़कर सबसे पहले सेठ के पैसे देने जाता है। मोहन, इतने पैसे कहाँ से आए? तुम इतने अमीर कैसे हो गए? सेठ जी, ये सब आपकी कृपा है और अब मैंने आपका सारा कर्जा चुका दिया है। अब मेरे घर पर कोई खतरा नहीं है, अब सब सुरक्षित है। और फिर मोहन वहाँ से चला जाता है। मोहन अब अपने परिवार को खुश देखकर बहुत ही खुश था। गांव में अब मोहन की कहानी फैलने लगी। सब हैरान थे कि कैसे रातों रात एक लकड़हारा अमीर बन गया। सुरेश को भी यह खबर मिली और वह मोहन से ईर्ष्या करने लगा। मोहन ने जरूर कुछ जादू या चालाकी की है, वरना इतना पैसा उसे कहाँ से मिल सकता है। एक साधारण लकड़हारा रातों रात अमीर बन जाए, ये तो मुझे सही नहीं लग रहा। मैं ज़रूर पता लगाऊंगा कि इतने पैसे कहाँ से ला रहा है। अगर मुझे इसका राज मिल गया तो मैं उससे बहुत ज़्यादा कमा सकता हूँ। एक दिन सुरेश मोहन का पीछा करता है और वो पीछा करते करते उस रहस्यमयी पेड़ की गुफा के पास पहुंच जाता है। जब उसने उस पेड़ को देखा तो उसके मन में लालच आ गया। तो यही है मोहन के अमीर होने का राज। अब यह पेड़ मेरा है, मैं इसे काटूंगा और गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मोहन को अब इसकी जरूरत नहीं है, अब मेरी बारी है। इतना देखकर सुरेश वहां से चला गया। अगले दिन सुरेश भी रहस्यमयी पेड़ की लकड़ी काटने के लिए चल देता है। वो जैसे ही लकड़ी काटने लगता है, तभी एक बहुत तेज आवाज हुई और पेड़ की टहनियों में आग लग जाती है। धीरे धीरे सारा पेड़ जलने लगता है। इतने में मोहन वहां आ जाता है। सुरेश मेरे भाई, ये पेड़ उसको कभी फल नहीं देता जिसके मन में लालच हो। तुम्हारे मन में केवल लालच था, इसीलिए ये पेड़ तुम्हारे सामने जलने लगा। ये पेड़ केवल ईमानदारी और सच्चे दिल के आदमी को ही फल देता है। पेड़ फिर से पहले जैसे हो गया, लेकिन अब उसमें पहले जितनी चमक नहीं थी। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी सदैव रक्षा करूंगा। मैं कभी लालच नहीं करूंगा और तुम्हें कभी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। फिर मोहन ने गांव में बहुत से गरीबों की मदद की। जिस पर सेठ का कर्जा था, उसने सबका कर्ज उतार दिया था। मोहन भाई, तुम्हारी वजह से हमारे घर फिर से सुरक्षित हो गए। मोहन भैया, तुमने तो हमारी जान बचा ली, वरना सेठ जी तो हमारी जान ले लेता। एक दिन सुरेश मोहन के पास आया। मोहन, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर गलत किया। मुझे अब समझ आ गया है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। अपनी गलती मान लेना भी बहुत बड़ी बात होती है सुरेश। अगर तुम सच्चे दिल से बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। धन्यवाद मोहन, अब मैं भी मेहनत और सच्चाई से काम करूँगा। मोहन कभी कभी वहाँ जाता और वो पेड़ को धन्यवाद करता और वह किसी को भी पेड़ का सही रास्ता नहीं बताता, क्योंकि वह जानता था कि ये पेड़ सिर्फ सच्चे दिल वाले को ही फल देता है। क्या आपने हमारा चैनल चेक किया? अगर नहीं किया तो अब कर लो। हमारे पास है मजेदार कहानियाँ, गेम्स और ढेर सारी मस्ती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।